वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 नवंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में है। इस इंडेक्स को अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। किसने रिलीज किया, ये होगा हमारा सबसे पहला और बड़ा सवाल। इसे रिलीज किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा, लेकिन ये इसमें अकेले नहीं बल्कि न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इनके साथ है। तो ये तीन जो एंटिटीज़ हैं वो मिलकर इस इंडेक्स को जारी कर चुकी हैं। ये है क्या? इट विल वर्क काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल, मतलब कुछ ऐसा जिसके माध्यम से हम कुछ देख पाएंगे, पता कर पाएंगे। क्या पता कर पाएंगे? कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन को लेकर जो परफॉर्मेंस है वेरियस कंट्रीज में वो कैसा है। यहाँ पर 60 कंट्रीज को इवेल्युएट किया गया है, जिसमें ईयू भी शामिल है। यहाँ पर देखिए 92% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है जिन देशों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें इवैल्यूएशन में लिया गया है। तो यहाँ पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसी आधार पर यह इंडेक्स बनाया गया है। उद्देश्य ये होगा कि हम ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करें और देखें कि इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स कैसे वर्क कर रही है। मतलब केवल हो हल्ला चल रहा है, बातचीत चल रही है, या फिर कुछ काम की बात भी हो रही है। यहाँ पर अलग अलग देश क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनमें हम एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर पाएंगे, कौन बढ़िया कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। कैटेगरीज में देखिए, यहाँ पर 4 कैटेगरीज में कंट्रीज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया गया है। पहला है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन, और इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है इस इंडेक्स में, दैट इज 40%। देन रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो ये वेटेज है इस रैंक में या इस इंडेक्स में कंट्रीज का। क्या निकल के आया? पहली जो 3 रैंक्स हैं यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसे ब्लैंक छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि किसी ने इतना बढ़िया काम किया ही नहीं है कि किसी को फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक दी जाए। कुछ काम का करिए, कुछ बहुत बड़ा करिए, तब इस रैंक में ऊपर जा पाएंगे। डेनमार्क को यद्यपि सबसे टॉप पर 4थी रैंक पे रखा गया है। इंडिया को 10th प्लेस पर रखा गया है। इंडिया ने 3 फील्ड्स में अच्छा काम किया है, जैसे कि हमने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को घटाया है, एनर्जी यूज़ हमारे यहाँ बेहतर हो रहा है, और क्लाइमेट को लेकर हमारी पॉलिसीज़ भी बढ़िया हैं। हालांकि रीन्यूएबल एनर्जी को लेकर हम कुछ बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए रैंक 10th रही है। बाकी इंडिया भी ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस वेला के बारे में है। इंडियन नेवी को फाइनली 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस वेला सौंप दी गई है। वेला, इसके पहले आईएनएस वेला हुआ करती थी, काइंड ऑफ सबमरीन थी जो हमें यूएसएसआर से मिली थी। ये हमें मिली थी 1973 में, बाद में हमने उसका इस्तेमाल बंद कर दिया और अब हमारे पास एक नया आईएनएस वेला है। आईएनएस वेला प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाने वाली 4थी सबमरीन है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है जो कि स्कॉर्पियन क्लास की है। वेरियस क्लासेस होती हैं सबमरीन्स की। ये स्टेट ऑफ आर्ट अटैकिंग कैपेबिलिटी रखती है। स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में हमारे पास जो भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये टॉर्पीडोज के माध्यम से अटैक कर सकती है। फर्दर ये एंटी शिप मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकती है। सरफेस और अंडर वाटर जो भी टारगेट्स हैं उन्हें हिट किया जा सकता है आईएनएस वेला के द्वारा। इसके पास स्टिल्थ कैपेबिलिटी बहुत सुपीरियर क्वालिटी की है, मतलब ये बहुत ही आसानी से छुप सकती है और इसे डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होगा। ये सभी प्रकार के थिएटर्स में वर्क करने में कैपेबल है। ट्रॉपिकल रीजन में भी ये बढ़िया से काम कर सकती है। प्रोजेक्ट 75 की बात करते हैं। इसके तहत 6 सबमरीन्स बनाई जानी हैं। इसे बनाया जा रहा है मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा, जहां पर कोलैबोरेशन है एमएस नेवल ग्रुप का। ये फ्रांस का एक ग्रुप है, ठीक है, तो मतलब फ्रांस और इंडिया का कोलैबोरेशन है काइंड ऑफ। इसके तहत जो 6 सबमरीन्स बनाई जाने वाली हैं या उनमें से कुछ बन भी गई हैं, उनमें आईएनएस करंज, आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी, ये तो फंक्शनल हैं। इंडियन नेवी इनका इस्तेमाल कर रही है। आईएनएस वेला ये 4थी सबमरीन है जो अब नेवी के पास पहुंच चुकी है। बाकी 2 कौन सी हैं? 5वीं आईएनएस वजीर 2020 में इसे लॉन्च कर दिया गया है। थोड़े ऑपरेशनल टेस्ट के बाद ये भी नेवी के पास आ जाएगा। और आईएनएस बख्शीर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर अभी काम चल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चिली के बारे में है। कुछ समय पहले हुआ था पेंडोरा पेपर्स का लीक। बहुत बड़े नंबर्स में, मिलियंस के नंबर में पेपर्स को लीक किया गया, जिसके माध्यम से यह पता चला कि दुनिया भर की वेरियस पर्सनैलिटीज जो टैक्स हेवंस हैं वहां पर अपने पैसे को छुपा रहे हैं। इंडिया के भी कई सारे लोगों का, जो बहुत ही प्रोमिनेंट लोग हैं, उनका नाम इस पेपर लीक में आया था, जिससे ये क्लियर हुआ, बहुत बड़े बड़े नाम भी इसमें आए।
इसमें नाम आया था चिली के प्रेसिडेंट का भी, सेबेस्टियन पिनेरा का, कि उन्होंने अपने पैसे दूसरे देशों में छुपा के रखे हैं टैक्स बचाने के लिए। तो पेंडोरा पेपर लीक्स में ही ये नाम आए थे। इसी बात को आधार बनाकर अभी 9 नवंबर को इन्हें चिली के लोअर हाउस के द्वारा इम्पीच कर दिया गया, मतलब इनके पद से हटा दिया गया। चिली की बात करते हैं। यह आपको साउथ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट पे लोकेटेड मिलेगा। मैप में अगर आप लोकेशन देखना चाहें तो यहां देखिए, यह है साउथ अमेरिका और यह है चिली। मैप में आपको लोकेशन दिख रही है। यह लंबे और नैरो स्ट्रिप के फॉर्म में एक देश है जो कि एंडीज माउंटेन्स और पैसिफिक ओशन के बीच में मिलेगा। 7,56,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। सदर्न मोस्ट कंट्री है जो कि अंटार्कटिका के काफी नजदीक में भी है। ये पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये अर्जेंटीना है, ये बोलीविया है और ये है पेरू। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लास्को के बारे में है। देखिए, ये जो कंपटीशन है ये लास्को में हुआ, स्लोवेनिया में। स्लोवेनिया एक अफ्रीकन कंट्री है, वहीं पर एक लोकेशन है लास्को जहां पर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था। ये है यूरोप का मैप। ये जो रेड कलर का आपको स्पॉट दिख रहा है यही है स्लोवेनिया। और ब्रॉड मैप देखना चाहते हैं तो इटली से लगता हुआ देश स्लोवेनिया आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये क्रोएशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऑस्ट्रिया के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो लोकेशन आपने यूरोप में देख ली। यहीं पर जो लास्को जगह है वहां पर ये कंपटीशन हुआ। मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत इंडिया की ओर से इस चैंपियनशिप में जीत चुके हैं। वुमेन्स डबल में ये जीत हासिल हुई है। इस चैंपियनशिप को यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप को 1926 में स्टार्ट किया गया था। 1957 के बाद ये हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें 5 इवेंट्स होते हैं। मेंस सिंगल, मेंस डबल मतलब 2 लोग एक साथ खेलते हैं एक टीम में, वुमेन्स सिंगल और वुमेन्स डबल, और मिक्स्ड डबल होता है, मतलब मेल फीमेल दोनों ही एक टीम में होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्माइल स्कीम के बारे में है। नाम पर जाइए, कुछ ऐसा करना है कि कोई मुस्कुराए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने फॉर्मुलेट किया है इस स्कीम को ताकि मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स की मदद की जा सके, उन्हें सपोर्ट किया जा सके। इंडिया में बेगरी एक बहुत बड़ी समस्या है। कई सारे लोगों के पास आजीविका के साधन नहीं है और वो मजबूर हैं बेगरी की प्रैक्टिस में। उन्हें कोई सहायता दी जाए। इसके पहले स्कीम्स हुआ करती थी बेगरी के लिए भी और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी। उन दोनों स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है और इस स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया है। क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बेगरी की प्रैक्टिस में आपको इन्वॉल्व मिल जाएंगे। ऑब्वियसली उनके पास और ऑप्शंस नहीं होते हैं। स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। उनके पास जो विकल्प नहीं है लाइवलीहुड के, हम उसे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें ताकि उन्हें बेगरी के स्ट्रैप से निकाला जा सके। फोकस होगा रिहैबिलिटेशन पे। उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, काउंसलिंग की जाए, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, कौन लोग हैं, उनके एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक लिंकेजेस पर भी फोकस किया जाए ताकि वो अपने लिए आजीविका कमा सकें। इसकी सब स्कीम भी है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, जो ऐसे लोगों के लिए है जो बेगिंग में इन्वॉल्व हैं, उन्हें रिहैबिलिटेट किया जाए। इसे स्टेट और यूटी की जो गवर्नमेंट है, लोकल अर्बन बॉडीज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीबीओ, उनके साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा या इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया में बेगर्स की बात करें तो 2011 का डेटा हमारे पास ऑफिशियली अवेलेबल है। उस समय 4,13,670 बेगर्स काउंट किए गए थे, जो ऑब्वियसली अब ये संख्या बढ़ चुकी होगी क्योंकि पॉपुलेशन भी ऑब्वियसली बढ़ी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे यूनामा बोल सकते हैं। इसकी मीटिंग अभी हुई वुमेन एक्टिविस्ट के साथ, जहां पर यूनामा ने वुमेन एक्टिविस्ट को अपलॉज किया, मतलब उन्हें सराहना की कि वो जो काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में वो बहुत ही बढ़िया है लोगों की मदद करने का। यूनामा यूएन स्पेशल पॉलिटिकल मिशन है। यूएन के स्पेशल पॉलिटिकल मिशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस कीपिंग अफेयर्स यानी कि डीपीपीए के द्वारा मैनेज नहीं किया जाएगा, जो कि बेसिकली एक ऑफिस है एडवाइजर ऑन प्रिवेंशन ऑफ जिनोसाइड का। तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक काम किए जाते हैं। यूजुअली ये ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे होते हैं, मानवता के आधार पर होते हैं स्पेशल मिशंस। अफगानिस्तान में सिचुएशन काफी खराब रही थी। यूएसए ने इंटरवीन किया था वहां पर, जिसके बाद काफी इंस्टेबिलिटी आ गई थी 2001 में। 2002 में यूनामा को शुरू किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1401 के तहत। उद्देश्य यह था कि जो कियोस अफगानिस्तान में मचाया गया है उसको रीबिल्ड किया जाए, अफगानिस्तान को रिक्रिएट किया जाए।
बॉन एग्रीमेंट हुआ था एक्चुअली में सितंबर 11 2001 में, जो अटैक, टेररिस्ट अटैक हुआ था यूएसए के ऊपर, उसके रिस्पॉन्स में जो यूएसए ने इन्वेजन किया अफगानिस्तान में, उसके बाद वहां के आमजन को भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुई। तालिबान का तो जो किया गया वो तो किया ही गया। तो बॉन एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत अफगानिस्तान को रिक्रिएट करने की बात हुई। तो उसी के लिए ये पूरा यूनामा तैयार किया गया था और यूनामा बॉन एग्रीमेंट के प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए आया था। हेडक्वार्टर इसका अफगानिस्तान के काबुल में ही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव के बारे में है। रेजिलियंस का क्या मतलब होता है? किसी एक्सट्रीम को सहने की क्षमता, सामान्य अर्थों में कहें तो। यूजुअली इसका इस्तेमाल क्लाइमेट के साथ जोड़कर किया जाता है। क्लाइमेट रेजिलियंस मतलब क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं उनको बियर करने की कैपेबिलिटी। तो ग्लोबल रेजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव COP26 के दौरान ही इसे लॉन्च किया गया। दुनिया भर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्या वो रेजिलियंस रखते हैं जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनको लेकर या क्लाइमेट चेंज को लेकर? ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है जिसमें हम क्लाइमेट रिस्क को लेकर इकोनॉमिक सेक्टर्स के रेजिलियंस को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक सेक्टर इस बात को समझे कि अगर उनके पास क्लाइमेट रेजिलियंस नहीं है तो उन्हें कितना नुकसान होने वाला है, और अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनका नुकसान इकोनॉमिक भी होगा। डेटा इमरजेंसी आप समझिए, आपके पास क्या क्लाइमेट क्राइसिस का प्रॉपर इवेल्युएशन है, क्या नुकसान होने वाला है? जो कोलेशन है वो चाहता है कि आप समझें कि आपका नुकसान कितना होने वाला है, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं, इकोनॉमिक एंटिटीज हैं, वो इंप्रूवमेंट के काम में इन्वॉल्व हों। यहाँ पर 2 लेवल पे उन्होंने अपने गोल्स रखे हैं। पहला उनका गोल ये है कि वो रेफरेंस रिस्क डेटा बताएंगे, जहाँ पर इंश्योरेंस रिस्क मॉडलिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि जब आप सपोज करिए कि अपनी कार का इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि आपकी कार में कितना नुकसान होने की संभावना है। उसी के बेसिस पे आपकी कार किस कंडीशन में है, उसी आधार पर वो उसका जो भी किस्त वगैरह है जो आपको पे करना होता है वेरियस पार्ट्स में, वो डिसाइड कर देते हैं। तो जो इंश्योरेंस रिस्क मॉडल है उसी का इस्तेमाल करके वो बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना नुकसान होने की संभावना है। दूसरा, ये वो कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड करेंगे जो कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर के बारे में होगा। इसका इस्तेमाल, जो डेटा या स्टैंडर्ड्स वो डिसाइड करेंगे, उसका इस्तेमाल नेशनल एडेप्टेशन प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग में भी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन फाइनेंस, यानी कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए कुछ पैसा वगैरह कहीं लगाना है तो उसके लिए जो प्लानिंग करनी है उसमें भी इन स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकेगा जो इस इनिशिएटिव के माध्यम से तैयार किए जाएंगे। कौन है पार्टनर्स और सपोर्टर्स? पार्शियल फंडिंग और कुछ और जो फंडिंग है कई सारे इंश्योरेंस सेक्टर्स और पार्टनर इंस्टीट्यूशंस की है, जैसे कि CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रा, कोलिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट, CCRI, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये पूरा इनिशिएटिव बढ़िया से इंडेक्स तैयार होता है तो ये पहला क्यूरेटेड ओपन सोर्स रेफरेंस इंडेक्स होगा जिसके माध्यम से हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या नुकसान की संभावना है। ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा जो वेरियस इकोनॉमिक एंटिटीज हैं कि वो इवेल्युएट करें कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने COP26 की मीटिंग के दौरान ग्लासगो की जो सिटी है जहां पर ये मीटिंग हो रही है, गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन तैयार किया। एग्जीबिशन का मतलब है कि हम कुछ वहां दिखाएंगे, कुछ शोकेस करेंगे। इसे ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, सी गंगा क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे, हाई कमीशन फॉर इंडिया, इन सभी लोगों के द्वारा मिलकर। एफर्ट यह है कि गंगा बेसिन में जो भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उन्हें COP26 की मीटिंग के दौरान ग्लोबल लेवल पर शोकेस किया जाए, दिखाया जाए। ग्लासगो में ये एग्जीबिशन स्टार्ट होगा, देन ये यूके की अदर सिटीज लाइक कार्डिफ, बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड और फाइनली लंदन तक इस एग्जीबिशन को लेकर जाएंगे। सी गंगा है सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज। इसे IIT कानपुर में 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और डेटा कलेक्शन के तौर पे काम करेगा। क्या काम हो रहा है गंगा बेसिन में, क्या होना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ प्लान किया जाएगा। यह थिंक टैंक की तरह वर्क करेगा जो मदद करेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की कि वो अपनी पॉलिसीज फ्रेम करें और गंगा बेसिन को बेहतर किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी कि लीड इट के बारे में है। लीड इट को, इसका जो समिट है वो अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया और स्वीडन ने इसे प्रेसाइड किया। इंडिया और स्वीडन ने इसे 2019 में न्यूयॉर्क में जो समिट हुई थी, UN सेक्रेटरी जनरल्स की क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई थी, उसी दौरान लॉन्च किया था। यहां पर स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन तीनों ने मिलकर ही इसे लॉन्च किया था। इसे होस्ट किया गया था स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा, यहीं इसका सेक्रेटेरिएट भी है। पर्पज यही है कि हम लो कार्बन ट्रांजिशन में जाएं। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, बेसिकली आयरन एंड स्टील कंपनीज, एल्यूमिनियम, सीमेंट एंड कंक्रीट कंपनीज,
पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ब्रिक्स, हैवी डस्ट, हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट, ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। ऐसे एमिशन को हमें रिड्यूस करना है, इसी उद्देश्य से लीड इट लाया गया था। इसमें 16 कंट्रीज और 19 कंपनीज हैं जो शामिल हैं। इसमें डालमिया सीमेंट, महिंद्रा ग्रुप और स्पाइस जेट इंडिया से शामिल हैं, हिस्सा है इसका। तो ये आर्टिकल आपने समझा, रिवीजन करते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यूएनईपी रिलीज करता है, शुद्ध शुद्ध गलत है ये। इसे रिलीज किया जाता है जर्मन वॉच, द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। कौन लॉन्च करता है, कौन रिलीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। आईएनएस वेला ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये भी शुद्ध शुद्ध गलत है। ये क्या होना चाहिए, सबमरीन है ना। चिली पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना से बॉर्डर शेयर करता है, ये सही है। यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान 2002 में शुरू हुआ। बॉन एग्रीमेंट को ओरिजिनली सपोर्ट करने के लिए लाया गया था, सही है। लीड इट, इसे स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया था, दैट्स ऑल्सो ट्रू। इस सेशन की पीडीएफ रिवीजन के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दूं कि 1,22,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इसमें। इसे ज्वाइन करके पीडीएफ को रिवाइज करिए डाउनलोड करने के बाद। आज का सेशन यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।